Hello students, today we will start part 2nd of the chapter 5th Water in Geography. In the previous video we discussed about some topics related to this chapter. For example, water cycle, distribution of water bodies, ocean circulation, about tides, waves. Now in this video we will discuss about tides and ocean currents in detail. So let's start the topic. Now what is tide? The regular change in the level of the sea caused by the moon and the sun. At high tide, the sea is closer to the land. At low tide, it is farther away and more of the beach can be seen. तो टाइड क्या होता है? जो रेगुलर चेंजमेंट होता है सी लेवल पे, वो भी किसकी वजह से? कॉज्ड बाय द मून एंड द सन. यानी मून एंड सन की वजह से समुद्र की लहरों में यानी समुद्र के जो लेवल में जो चेंजमेंट आते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइड. एट हाई टाइड, जब ऊंची लहरें उठती हैं, द सी इज क्लोजर टू द लैंड. तो जाहिर सी बात है, लहरें जितनी ऊंची होगी, लहरों का पानी उतनी दूर जमीन तक जाएगा, समुद्र के किनारे. एट लो टाइड, और जब लो टाइड होता है, इट इज फार्थर अवे एंड मोर ऑफ द बीच कैन बी सीन. तो जो समुद्र की लहरें हैं वो समुद्र के किनारे जो बीच वाला जो एरिया होता है उसे ज़्यादा कवर नहीं कर पाती, हमें बीच वाला पोर्शन ज़्यादा दिखाई देता है. तो व्हाट इज टाइड? आपको समझ में आ गया होगा कि मून और सन की वजह से सी लेवल में जो रेगुलर चेंजमेंट होते रहते हैं उसे हम टाइड कहते हैं. तो इस टॉपिक को थोड़ा और क्लियर करते हैं. नाउ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है हमारे यूनिवर्स में, उनके सराउंडिंग में आसपास में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है. और आपने अक्सर देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू मून जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा बड़ी है और अकॉर्डिंग टू सन हमारी जो अर्थ है उससे छोटी है और सन बड़ा है. तो जो सेलेस्टियल बॉडी हमारे यूनिवर्स में बड़ी है उसके चारों ओर उससे छोटी जो सेलेस्टियल बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों ओर रोटेट होती है. तो इसीलिए सन के चारों ओर अर्थ और अर्थ के चारों ओर मून रोटेट होता है. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. जो अर्थ की सतह पे जो पानी होता है जब वो सीधे मून के स्ट्रेट लाइन में आता है, तो जिसकी वजह से मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ है, अर्थ के नॉर्दर्न और साउदर्न साइड में जो कि ठीक मून के सामने वाला पोर्शन होता है वहाँ बल्ज आ जाता है, उभरा हुआ हिस्सा. आप स्प्रिंग टाइड वाले कॉलम में देख सकते हैं कि अर्थ के दोनों साइड से जो साइड अर्थ की मून की तरफ है और ठीक उसके ऑपोजिट साइड है वहाँ बल्ज यानी कि व्हाइट वाला पोर्शन आप ज़्यादा देखेंगे. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट. जब भी फुल मून होता है या फिर न्यू मून डे होता है तो सन, मून और जो अर्थ हैं वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, स्ट्रेट, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है. फर्स्ट पिक में सन, मून एंड अर्थ, और सेकेंड में आप देखेंगे कि सन, अर्थ एंड मून, मून उसके पीछे वाले साइड हैं. These tides are called spring tides. और जब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जब तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो जो टाइड्स उस समय बनती हैं अर्थ के समुद्री सतह के ऊपर उसे हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, जो कि काफ़ी ऊंची होती हैं. बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, लेकिन जब मून फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, यानी कि जब मून 1/4 बन चुका होता है या फिर 1/4 पूरा होने में उसको टाइम है, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth resulting in low tides. तो आप इसमें नीप टाइड्स वाला जो डायग्राम बना है इसमें आप देखेंगे कि दो साइड से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वन साइड मून और राइट एंगल की जो डिग्री बन रही है वन साइड सन, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो थोड़ा सा कम हो जाता है और जो टाइड्स है वो लो होती हैं. दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स. इन टाइड्स को हम नीप टाइड्स कहते हैं जब ये तीनों के तीनों सन, मून एंड जो अर्थ है वो 90 डिग्री के एंगल में होती हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग टाइड कब होता है? जब तीनों के तीनों इक्वल स्ट्रेट डायरेक्शन में हो. और नीप टाइड कब होता है? जब सन, मून और अर्थ 90 डिग्री के डायरेक्शन में हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ocean currents. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction.
ओशन करंट्स क्या होते हैं? जो समुद्र की सतह में जो पानी का लेवल होता है वो पर्टिकुलरली कॉन्स्टेंटली लगातार एक ही डायरेक्शन की ओर बहते रहता है, जिसे हम ओशन करंट कहते हैं। तो ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, लेकिन जो ओशन करंट्स हैं वो वार्म भी हो सकते हैं एंड कोल्ड भी हो सकते हैं। फिगर 5.6 में आपको यहाँ एक मैप के थ्रू बताया गया है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक डायग्राम आपको दिया था अर्थ का, जिसमें इक्वेटर के नियर जो सन की रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, जिसके वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर है वो काफ़ी वार्म होता है। तो उस एरिया में जो ओशन करंट्स है वो भी कैसा होगा? वार्म होगा। और जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो टुवर्ड्स द पोल यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल की ओर वो बढ़ते रहता है। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। अब इसमें यह कहा गया है जो कोल्ड करंट्स है यानी कि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, जो कोल्ड करंट्स होता है समुद्र के लेवल का, वो पानी को यानी कि ठंडी जलधाराओं को लेके पोलर रीजन से और हायर लैटिट्यूड से लेके ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स की ओर लाता है। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। आप अपने फिगर 5.6 में देख सकते हैं कि जो लैब्राडोर ओशन करंट है वो कोल्ड है यानी कि पोलर रीजन के आसपास, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। और जो गल्फ स्ट्रीम है जो इक्वेटर की नियर है वो वार्म करंट है। तो ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ओशन करंट की वजह से वहाँ के टेम्परेचर में चाहे वो हॉटनेस है, गर्माहट है, या फिर मॉडरेट होना, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। जो गर्म जलधाराएं हैं वो अपने आसपास के जो लैंड सरफेस में हैं वहाँ के टेम्परेचर को वार्म कर देती हैं। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, जहाँ पे ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पे फिशिंग यानी कि जब वहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो बहुत प्लेंटी मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसके लिए सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। So students, we have completed our 5th chapter also, and your today homework is you have to draw figure 5.1 water cycle and figure 5.5 spring tides and neap tides in your fair notebook. Thanks for watching.